तो चलो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं? ठीक है, तो एक रफ डायग्राम फिर से मैं बनाऊंगा जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। ये सब जो है आपको इस टॉपिक में सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल क्या होता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया जो है हमारा ये दिल जो होता है, हार्ट जो होता है, ये बना होता है कार्डियक मसल्स का। किन मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का। इसके अलावा कार्डियक मसल्स के साथ साथ इस हार्ट में, हमारे दिल में मॉडिफाइड मसल्स होती है। क्या होती है? मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती है। ठीक है, तो वो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स जो होती है उन्हें हम कहते हैं नोडल टिश्यू। क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू कहते हैं। ये हमारा हार्ट जो होता है, एक्चुअली कार्डियक साइकिल में हम पढ़ेंगे, विल आल्सो स्टडी अबाउट वर्किंग ऑफ हार्ट। हमारा दिल जो है ये कैसे काम करता है। नाउ इसके अंदर जो कार्डियक मसल होती है वो स्पेशली मॉडिफाइड होती है और बनाती है एक स्पेशल टिश्यू जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। ये नोडल टिश्यू क्या होता है? इस नोडल टिश्यू में आता है, इसमें दो नोड्स आते हैं। ठीक है, दो मॉडिफाइड मसल्स होती है, दो नोड्स होते हैं। एक को कहते हैं हम एसए नोड। क्या कहते हैं? एसए नोड कहते हैं। इन फुल फॉर्म इट्स कॉल्ड साइनोआर्ट्रियल नोड। क्या कहते हैं इसको? साइनोआर्ट्रियल नोड कहते हैं। ठीक है, एंड ये नोड जो होता है, ये मॉडिफाइड टिश्यू जो होता है, ये अपर साइड में होता है, यहाँ पर इन द मसल ऑफ इन द मायोकार्डियम ऑफ दिस राइट आर्ट्रियम। ये राइट आर्ट्रियम जो होती है, यहाँ पर ये इसके वॉल में, जहाँ पर इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता है, यहाँ पर ये लोकेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं एसए नोड। ठीक है, एसए नोड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट्स अ मॉडिफाइड नोडल टिश्यू, इट्स अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल, मायोकार्डियम इन द राइट आर्ट्रियम ऑफ अपर साइड ऑफ द राइट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट। दिल के राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसए नोड इसको कहते हैं साइनोआर्ट्रियल नोड। इट्स आल्सो कॉल्ड पेस मेकर। इसी को कहते हैं पेस मेकर, बिकॉज यही जो ऐसे नोड होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या करता है? इट जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ हार्ट। अंडरस्टैंड? हमारा दिल जो काम करता है, बीट करता है, वो एक्शन पोटेंशियल यही स्टार्ट करता है। कौन? ऐसे नोड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? इसीलिए इसको हम पेस मेकर कहते हैं। इट सेट्स द पेस फॉर द बीटिंग ऑफ हार्ट। इट इनिशिएट्स द हार्ट बीट। अंडरस्टैंड? ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। कौन इनिशिएट करता है? इट इनिशिएट्स द हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, स्टार्ट करता है। कौन? ये ऐसे नोड। ठीक है, नाउ ये क्या होता है जब यहाँ पर ब्लड रिसीव होता है? देखो, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के जरिए से आता है राइट आर्ट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आप जानते हैं, कल आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स की मदद से यहाँ पर ब्लड आता है। ये कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जो ही ब्लड रिसीव करता है हार्ट, इस टाइम क्या होता है, ये ब्लड जो है ये यहाँ से होकर यहाँ आ जाता है और यहाँ से होकर यहाँ चला जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये फ्लो होने लगता है, धीरे धीरे फ्लो होने लगता है इस दिल के अंदर। ठीक है, तो जिस टाइम ये हार्ट रिसीव कर रहा होता है ब्लड को, इस टाइम ये रिलैक्सेशन स्टेट में होता है। इसको कहते हैं जॉइंट रिलैक्सेशन स्टेट। क्या कहते हैं? जॉइंट रिलैक्सेशन स्टेट। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड होती है। इसको हम कहते हैं डायस्टोल ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं? डायस्टोल ऑफ हार्ट। मैं कहूंगा जॉइंट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दोनों डायस्टोल में होती है, रिलैक्सेशन में होती है।
आर्टरिया भी और वेंट्रिकल्स भी। तो मैं कहूंगा जॉइंट आर्टरियो वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, क्या कहूंगा, जॉइंट आर्टरियो वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। ठीक है, अब जब इसमें पूरी तरह से खून आ जाता है दिल के अंदर, तो यहाँ पर ब्लड के एंटर होने से जो एसए नोड होता है, ये एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है, एसए नोड जैसे मैंने कहा, एसए नोड ही जो होता है ये बीटिंग ऑफ हार्ट को इनिशिएट करता है, हमारे दिल के धड़कने को शुरू करता है। तो जो ही ब्लड्स रिसीव होते हैं, एसए नोड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, इसकी डिपोलराइजेशन हो जाती है, इसको एक्टिवेट किया जाता है। तो ये एक्टिवेट होकर ये एसए नोड क्या करता है, ये वेव ऑफ कंट्रैक्शन, एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये सेंड करता है वेव ऑफ कंट्रैक्शन टू बोथ द आर्टरिया। ठीक है, वेव ऑफ कंट्रैक्शन टू बोथ द आर्टरिया, दोनों आर्टरिया को कंट्रैक्ट करने का सिग्नल भेजता है कौन, एसए नोड। ठीक है, तो ये कैसे भेजता है, इट सेंड्स इट बाय मींस ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, इन्हीं मायोकार्डियम जो होता है उसी के स्पेशल मसल्स से ये सिग्नल्स भेजे जाते हैं, और दोनों आर्टरिया जो होती है ये पावरफुली कंट्रैक्ट हो जाती है। हाँ, इस तरह आर्टरियल कंट्रैक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, आर्टरियल कंट्रैक्शन, दिस कॉल्ड आर्टरियल सिस्टोल। दोनों की दोनों आर्टरिया एक साथ जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम आर्टरियल सिस्टोल। तो क्या कहा मैंने कहा हमारे दिल के अंदर जो कार्डियक मसल होती है वो स्पेशली मॉडिफाइड होती है और बनाती है नोडल टिश्यूज। ये नोडल टिश्यू जो है, एक मैंने कहा राइट आर्टरियम के मसल में होता है, इसको हम कहते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एसए नोड। एसए नोड को मैंने कहा इसको पेसमेकर कहा जाता है, बिकॉज इट इनिशिएट्स द हार्ट बीट। जो हमारा दिल धड़कता है वो धड़कन यही शुरू करता है, अंडरस्टैंड, एसए नोड, और इट सेट्स द पेस फॉर द वर्किंग ऑफ द हार्ट। है, दिल के काम करने का जो मैकेनिज्म है वो यही स्टार्ट करता है एसए नोड, तो इसीलिए इसको हम पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा जो ही राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में जो है ब्लड आ जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उनके आ जाने से एसए नोड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन के बाद ये दोनों आर्टरिया में कंट्रैक्शन का वेव सेंड करता है मसल फाइबर्स के जरिए, जिससे दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम आर्टरियल सिस्टोल। इससे पहले जब दिल ब्लड को रिसीव करता है तो मैंने कहा वो डायस्टोल में होता है, रिलैक्सेशन स्टेट में होता है। ठीक है, तो आर्टरियल सिस्टोल हो जाता है, दोनों आर्टरिया जो है कंट्रैक्ट हो जाती है बाय एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स, जो कल आपको मैंने बताई, जो लेफ्ट आर्टरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर जो ओपनिंग्स होती है इनको गार्ड करते हैं, वो जिनको हम कहते हैं वेल्व्स। ठीक है, तो बाय एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो यहाँ पर ओपन हो जाती है, तो वो खुल जाती है। बाय ट्राइकस्पिड वेल्व्स जो है वो इन ओपनिंग्स को जो है वो मतलब खोल देती है। ठीक है, तो अब जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम कंट्रैक्ट हो गए, वेल्व्स ओपन हो गए, तो दोनों ब्लड्स जो है वो नीचे आ जाते हैं। इधर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इस तरह ये ब्लड्स जो है ये नीचे आ जाते हैं वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ पर वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट होना है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स कैसे कंट्रैक्ट होती है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, यहीं पर राइट आर्टरियम में ही ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के नजदीक, या आप कह सकते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होते हैं कट्स, यहां पर एक और मॉडिफाइड नोडल टिश्यू होता है जिसको कहते हैं एवी नोड। क्या कहते हैं, एवी नोड, अंडरस्टैंड, ये वाला जो होता है इसको मैंने कहा इट्स कॉल्ड एसए नोड, साइनोआर्टरियल नोड, इट्स आल्सो दिस वन इज कॉल्ड एवी नोड। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक और नोड होता है, एक और नोड होता है जिसको हम कहते हैं एवी नोड। ये एवी नोड को फुल फॉर्म में हम कहते हैं आर्टरियोवेंट्रिकुलर
नोड। अब ये एवी नोड जो होता है ये राइट साइड में होता है, राइट एट्रियम में ही। ये भी एवी नोड भी जो होता है ये राइट एट्रियम के अंदर ही होता है, अंडरस्टैंड। और ये एवी नोड जो होता है, ये एवी नोड क्या करता है, इट सेंड्स द वेव ऑफ कंट्रैक्शन टू द वेंट्रिकल्स। ये एवी नोड जो होता है ये भी उधर ही राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है, और ये एवी नोड जो होता है ये वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ऐसे नोड वेव ऑफ कंट्रैक्शन सेंड करता है किसको, लेफ्ट एट्रियम को, राइट एट्रियम को, वो डिपोलराइजेशन की वेव जो होती है, वो कंट्रैक्शन की जो वेव होती है, डिपोलराइजेशन वेव जो होती है वो पहुंच जाती है एवी नोड के पास। किसके पास, एवी नोड के पास भी पहुंचती है। इस तरह एवी नोड जो होता है वो खुद एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब जब एवी नोड एक्टिवेट हो जाता है तो ये एवी नोड जो होता है ये वेंट्रिकल्स के मसल्स के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एवी नोड से एक बंडल निकलती है टिश्यूज की, फाइबर्स की, जो दो ब्रांच में डिवाइड होती है, जिनको हम कहते हैं बंडल्स ऑफ हिस। क्या कहते हैं, बंडल्स ऑफ हिस। एंड यहाँ पर फिर इन बंडल्स ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस जो होती है, इससे क्या होता है, इससे निकलते हैं फाइबर्स, धागे जैसे निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, जिन फाइबर्स को हम कहते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। क्या कहते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स, ठीक है। तो ये एवी नोड जो होता है ये कनेक्टेड होता है वेंट्रिकल्स के मसल्स से, जिसको कल मैंने कहा पैपिलरी मसल्स कहते हैं। उन मसल्स के साथ कनेक्टेड होता है इस बंडल ऑफ हिस से और इन पुरकेंजी फाइबर्स से, अंडरस्टैंड, ये कनेक्टेड होता है। अब जब राइट एट्रियम के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। अब जब डिपोलराइजेशन की वेव इस तक पहुंचती है एवी नोड तक, तो एवी नोड खुद जाकर जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो इट आल्सो सेंड्स वेव ऑफ कंट्रैक्शन, ये भी वेव ऑफ कंट्रैक्शन को सेंड करता है टू द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स की कार्डियक मसल्स होती है उनको जो है कंट्रैक्शन का वेव सेंड करते हैं। इस तरह वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट हो जाती है, सेंड्स वेव ऑफ कंट्रैक्शन टू द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, अंडरस्टैंड। तो वेंट्रिकल्स किसके जरिए, थ्रो, अभी मैंने आपको समझाया, थ्रो बंडल्स ऑफ हिस। यहाँ पर ये जो बंडल होती है हिस की एंड पुरकेंजी फाइबर्स, मैंने कहा ना, इन्हीं के जरिए ये कनेक्टेड होते हैं, होता है एवी नोड वेंट्रिकल्स के मसल्स के साथ। तो इस तरह कंट्रैक्शन का वेव भेजा जाता है वेंट्रिकल्स के मसल्स को, पैपिलरी मसल्स जिनको हम कहते हैं इनको। तो इस तरह हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्ट्रियल सिस्टोल ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। बहुत कम ड्यूरेशन है इनके बीच में, और जो है एकदम से हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेटेड है। जो ही आर्टरिया कंट्रैक्ट हो गई, एट द सेम टाइम वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट हो जाती है। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है इस तरह हो जाता है, अंडरस्टैंड। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है तो कल मैंने आपको कहा सेमिल्यूनर वैल्व्स होती है। किनके पास वो होती है सेमिल्यूनर वैल्व्स, देखो कल मैंने कहा था डिऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल जाता है पल्मोनरी एओर्टा के जरिए, ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा है। और यहाँ से निकलता है सिस्टमिक एओर्टा, पढ़ा है मैंने। दोनों जब निकलते हैं इनकी ओपनिंग्स में 3 वैल्व्स होती है, ठीक है, सेमिल्यूनर वैल्व्स। वो वैल्व्स ओपन हो जाती है, सेमिल्यूनर वैल्व्स ओपन हो जाती है, और जो ब्लड होता है वो ब्लड चला जाता है पल्मोनरी एंड सिस्टमिक एओर्टा में, ठीक है। तो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक एओर्टा में खून जो है वो चला जाता है। तो इस तरह हो जाती है वर्किंग ऑफ हार्ट। ये जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं ये कंटिन्यू होते रहते हैं, दे कंटिन्यू, हाँ, ये कंटिन्यू होते रहते हैं। और ये जो इवेंट मैंने कहा, ब्लड का रिसीव होना, फिर आर्टरिया का कंट्रैक्ट होना, फिर वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट होना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वैल्व्स का ओपन होना, फिर सेमिल्यूनर वैल्व्स का ओपन होना, इस इवेंट को हम कहते हैं, इस पूरे इवेंट को जिसमें हार्ट रिसीव भी करता है ब्लड और उसको पंप भी करता है, इसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं,
कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है कार्डियक साइकिल, और इस तरह काम करता है हमारा दिल। नाउ व्हाट इज कार्डियक साइकिल? इट इज द cyclic event during which the heart receives the blood and pumps it to different parts of the body, ठीक है। तो इस साइक्लिक इवेंट को हम क्या कहते हैं? इस साइक्लिक इवेंट इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इनफैक्ट कार्डियक साइकिल इज वर्किंग ऑफ हार्ट, इसको हम कहते हैं दिल का काम करना। अंडरस्टैंड? कार्डियक साइकिल में अब क्या होता है, ये हमारा कार्डियक साइकिल समझ लीजिए, कार्डियक साइकिल को हम कहते हैं हार्ट बीट। अंडरस्टैंड? व्हाट इज हार्ट बीट? द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, रिदमिक कंट्रैक्शन अभी पढ़ा ना आपने, रिदमिक कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, किसकी? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। अंडरस्टैंड? टू रिसीव, to pump and receive blood across the body, to pump and receive blood across body, ठीक है। receive करना, pump करना blood और फिर इसको receive करना, इसी को कहेंगे हम कार्डियक साइकिल। in other sense it's called as heart beat, understand? and heart beat जो होती है, कितनी बार हमारा दिल धड़कता है एक मिनट में? नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट जो होती है, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट जो होती है वो होती है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। अंडरस्टैंड? यानी एक मिनट में हमारा दिल 70 to 75 टाइम्स जो है धड़कता है। अंडरस्टैंड? इसको कह सकते हैं इट्स आल्सो कॉल्ड एज हार्ट रेट, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट जो रेस्ट में होता है, बैठे होते हैं इंसान, आइडल होते हैं, कुछ कर नहीं होते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो उनका दिल जो होता है वो 70 to 75 बीट्स पर मिनट में धड़कता है। अगर इसका एवरेज निकालोगे आप तो एवरेज हम बोलते हैं 72 बीट्स पर मिनट, यानी 72 टाइम्स 72 बीट्स पर मिनट। अंडरस्टैंड? तो 72 बीट्स पर मिनट करता है हमारा दिल। इसका मतलब एक धड़कन जो होती है वो कितने टाइम में होती होगी? फिर अगर एक मिनट में 72 बीट्स होती है तो एक मिनट में 72 बीट्स, दैट मींस वन बीट विल बी कंप्लीटेड इनटू 72 अपॉन 60 टाइम्स। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स, है ना। अगर आप देखते हो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर एक मिनट में हमारा दिल धड़कता है 72 टाइम्स, तो एक धड़कन कितने टाइम में हो जाएगी, है ना? तो वो हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 72। अंडरस्टैंड? then this will be equal to 0.8 seconds. That means एक बीट जो होती है, एक धड़कन जो होती है वो कंप्लीट होती है कितने सेकंड्स में? 0.8 सेकंड्स में, ठीक है ना। जैसे आप डिवाइड करोगे 72 से 60 को, है तो यहां पर जो है आपको अप्रोक्सीमेटली निकलेगा कितना? 0.8 सेकेंड्स। अंडरस्टैंड? तो 0.8 सेकेंड्स में 0.8 सेकेंड्स में जो है हमारे एक धड़कन जो है दिल की वो कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब एक कार्डियक साइकिल जो होता है, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड्स, है ना। इन 0.8 सेकेंड्स में हमारा दिल क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है और पंप करता है। अंडरस्टैंड? तो यही कार्डियक साइकिल्स जो होते हैं, यानी एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है, तो एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स होते हैं? वही आपको मैंने कहा 72 साइकिल्स, यानी जिनको हम कहते हैं 72 बीट्स। अंडरस्टैंड? तो अगर एक मिनट में हमारा दिल अगर 72 टाइम्स धड़कता है, इसका मतलब एक मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट
हो जाते हैं। ठीक है, तो 72 कार्डियक साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने समझना है कि कार्डियक आउटपुट किसको कहते हैं। ठीक है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट हम किसको कहते हैं? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना ब्लड निकलता है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय बोथ द वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स जो हार्ट की होती है उनसे कितना ब्लड पंप होता है। अंडरस्टैंड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय बोथ द वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट विल इंक्रीज। जैसे हार्ट रेट्स बढ़ जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हो या किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हो, इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्डियक आउटपुट जो होता है वो वैरी हो सकता है। अंडरस्टैंड, अगर एक इंसान बिल्कुल रेस्ट में है तो कार्डियक आउटपुट उसका जो है नॉर्मल होगा, तो अगर वो एक्सरसाइज में है, खेलने में है, तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। लाइक एक एथलीट का ज्यादा ही होगा जब वो एक्सरसाइज या रेस वगैरह कर रहा होगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है इसको कहते हैं हम कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होता है बोथ द वेंट्रिकल्स से, दोनों वेंट्रिकल्स से कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकलता है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अंडरस्टैंड, अगर आप देखोगे जो हमारी ईच वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल से जो है पंप होता है लगभग 70 ml ब्लड पर बीट में। अंडरस्टैंड, ठीक है, एक बीट में जो है हर एक वेंट्रिकल पंप करती है 70 ml ऑफ ब्लड। तो ठीक है, तो एक मिनट में कितना पंप करेंगे? अंडरस्टैंड, दैट मींस 72 बीट्स में कितना पंप करेंगे, तो उसको हम कहते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। अंडरस्टैंड, 72 बीट्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इनटू 72 बीट्स से, तो वो अप्रोक्सीमेटली निकलता है 5 से 6000 ml ब्लड, यानी 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड जो एक मिनट में जो है पंप करता है कौन? बोथ द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। अंडरस्टैंड, नाउ ईच वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल पंप करती है, जैसे मैंने कहा 70 ml ब्लड पर बीट में, तो जो है एक मिनट में 72 बीट्स में लगभग इतना ब्लड, ऑलमोस्ट जितना ब्लड हमारी बॉडी में होता है वो एक मिनट में जो है सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, रिसीव भी होता है, सर्कुलेट भी होता है इस कार्डियक आउटपुट में। अंडरस्टैंड, इस कार्डियक इन कार्डियक साइकिल्स में, या जिनको हम कहेंगे हार्ट बीट्स में। अंडरस्टैंड, तो इसको कहते हैं, तो ये हर एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकलता है इसको कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बीट्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से, उससे हमें क्या निकलेगा? दैट विल गिव अस द कार्डियक आउटपुट। नाउ व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन? दैट इज 5000 to 6000 ml ऑफ ब्लड। अंडरस्टैंड, तो इसको कहते हैं हम कार्डियक आउटपुट और इसको कहते हैं हम कार्डियक साइकिल, और ये होता है कैसे एक दिल जो है वो काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ना है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या हम कहेंगे, देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको आप ईसीजी कहते हैं। हाँ, देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा जब दिल की रील निकालते हैं, दिल का एक टेस्ट होता है। अंडरस्टैंड, इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। असल में यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं जब दिल काम करता है। अंडरस्टैंड, सो इट्स ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑफ हार्ट। अंडरस्टैंड, graphical representation of electric signals of heart generated during working of heart।
जब दिल काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑफ हार्ट generated during working of heart in the form of waves है, in the form of waves, ये वेव फॉर्म में होती है, अंडरस्टैंड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अंडरस्टैंड। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये एक मशीन से जो है ये ऑब्टेन की जाती है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस मशीन को आप क्या कहते हो, उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हो या किसी भी क्लिनिक पे देखते हो, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उससे निकलने वाला वो पेपर होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट में, उनका वो जो है वो ग्राफ होता है, जो हमें एक्चुअल जो फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो है वो पता चल जाती है डॉक्टर को, है। जब भी किसी के हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डॉक्टर ईसीजी के लिए बोलता है, फिर वो ईसीजी को चेक करता है, ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम में इसकी बीट होती है, बिकॉज एक कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर को इतना सब कुछ पता होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको देखकर वो चेक करता है इसका दिल नॉर्मल है कि नहीं है, अंडरस्टैंड। तो काम कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम ईसीजी, अंडरस्टैंड। अब जब ये दिल काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है इसमें इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वेव्स, इसमें 5 वेव्स होती है। अब इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर लिखता है, जब वो ईसीजी के लिए लिखता है तो कभी कभी वो ईसीजी बाय 3 लीड्स लिखता है, तो कभी लिखता है ऑल लीड्स, अंडरस्टैंड। फिर आप देखते हैं हमारे इधर भी एक लीड, इधर भी एक लीड, इधर भी एक लीड, रिस्ट में इधर, और दोनों लेग्स जो है उनसे जो है लीड्स कनेक्ट किए जाते हैं, और जो है फिर वो मशीन को जो है ऑपरेट करके वहाँ पर पीप 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 की जो आवाज़ आती है उससे जो है वो ग्राफ वहाँ से निकलता है, ठीक है। बट यूजुअली क्या किया जाता है, यूजुअली एक नॉर्मल ईसीजी निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों जो ये होती है हमारी रिस्ट होते हैं, इन रिस्ट में एक लीड यहाँ पर अटैच करते हैं, एक लीड यहाँ पर उस पर्सन को, और लेफ्ट जो एंकल होता है वहाँ पर एक लीड करते हैं, तो 3 लीड्स जो है वो अटैच करते हैं, अंडरस्टैंड, इस पर्सन के साथ है जिसका ईसीजी लेना होता है। उसके बाद मशीन को जो है वो ऑन किया जाता है और इससे उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईसीजी जो है निकल जाता है, ठीक है। अब ईसीजी होता है 5 वेव्स का, जैसे मैंने कहा, एक वेव होती है इसमें पी वेव, फिर आगे चलकर क्यू आर एस एंड आगे जो है वो टी वेव होती है, अंडरस्टैंड। इस तरह कंटिन्यूअसली ये ग्राफ ऐसा होता है कुछ, अंडरस्टैंड, जैसा आपके बुक पे भी दिखाया गया है और आपने जो है वो देखा भी होगा इसको, ठीक है। नाउ यहाँ पर होती है पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव, फिर पी क्यू आर एस एंड टी वेव, अंडरस्टैंड। तो असल में क्यू आर एस जो होता है इसको हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये पी वेव जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स आर्ट्रियल सिस्टोल, है, आर्ट्रियल सिस्टोल यानी आर्टरीज का कंट्रैक्ट होना, ठीक है। ये क्यूआरएस वेव जो कॉम्प्लेक्स होता है, तीनों वेव्स ये रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट होना, ठीक है। एंड ये टी वेव जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है जॉइंट, जैसे मैंने कहा था आर्टियो वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, ठीक है। आर्टरीज और वेंट्रिकल्स का आर्टरी और वेंट्रिकल्स का दोनों का रिलैक्स होना ये रिप्रेजेंट करती है। फिर इनका ड्यूरेशन कितना है, टाइम कितना लगा इसमें, लेंथ कितनी है इसमें, हाँ, हाइट क्या है वगैरह जो है वो एक डॉक्टर देखता है और चेक करता है कि इसका हार्ट जो है प्रॉपर्ली फंक्शन करता है कि नहीं करता है। अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट होता है तो वहां से सीधी एक लाइन निकलती है, अंडरस्टैंड, जिसका दिल जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, यानी डेड इंसान का, तो वहां पर कोई वेव जो है वो
नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ईसीजी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, जो इसको हम कहते हैं। जब हमारा दिल जो है जब ये काम कर रहा होता है, कार्डियक साइकिल जब हो रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, तो हमारे दिल से ड्यूरिंग इट्स वर्किंग, जब ये काम कर रहा होता है, हमारे दिल से दो साउंड्स प्रोड्यूस होती है। क्या साउंड्स प्रोड्यूस होती है? दो साउंड्स प्रोड्यूस होती है। इन साउंड्स को क्या कहते हो आप? दीज आर कॉल्ड हार्ट साउंड्स, इनको हम कहते हैं दिल की साउंड्स। और ये साउंड जो होते हैं ये स्टेथोस्कोप से जो है वो हमें हासिल होती है। अंडरस्टैंड? द हार्ट साउंड्स आर हर्ड by a cardiologist by means of a machine that's called a stethoscope, ठीक है। अब स्टेथोस्कोप से उसको पता चल जाता है इन साउंड्स को जो है देखते हैं, वो यहाँ पर रख के जो है वो आवाजें आ जाती है कान में, ठीक है। ये दो साउंड जो होती है, एक साउंड जो होती है उसको कहते हैं लब साउंड, और दूसरी साउंड जो होती है उसको कहते हैं डब साउंड, ठीक है। अब लब डब साउंड जो होती हैं जब दिल काम करता है ये उस टाइम प्रोड्यूस होती है साउंड्स। लब साउंड जो होती है ये कब प्रोड्यूस होती है? इट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, जब बंद हो जाती है कौन? क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्व्स, ठीक है। जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वैल्व्स बंद हो जाती है और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो जाती है, आल्सो बाय मींस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट होती है तो वहां पर आवाज आ जाती है लब की, ठीक है। फिर डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है तब जब बाय क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वैल्व्स, जब वेंट्रिकल से, दोनों वेंट्रिकल से खून निकलता है सिस्टमिक और पल्मोनरी एओर्टा में, और वहां पर जो वैल्व्स होती है फिर वो क्लोज होती है, दैट गिव द डब साउंड। इंस्टेड ऑफ डब साउंड समटाइम्स sound is heard that's called lumpy sound, understand? That's called heart murmur, that's abnormal sound, जो सेमिल्यूनर वैल्व्स की प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होती है, अंडरस्टैंड? तो पूरा ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकलता है, ऐसे इंसान को सेमिल्यूनर वैल्व्स में प्रॉब्लम होती है, तो एक अबनॉर्मल साउंड भी उधर सुनाई देती है, अंडरस्टैंड? लब के बाद एक अबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है, तो वो डॉक्टर को पता चल जाता है, तो वो बीमारी का फिर इलाज किया जाता है उस शख्स का, अंडरस्टैंड? तो ये होती है हार्ट साउंड्स। फिर हमने पढ़ना है जो है डबल सर्कुलेशन। क्या होती है डबल सर्कुलेशन? व्हाट डू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? जैसे मैंने आपको कहा जो हमारा हार्ट होता है ये डबल सर्किट हार्ट होता है, इसमें दो सर्कुलेशंस होती है, यानी एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए, पूरी बॉडी में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो खून होता है वो दिल में दो बार आ जाता है, पहले निकलता है उसके बाद इसमें आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स अलग अलग से सप्लाई हो जाते हैं, तो इस तरह इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन और डबल सर्किट हार्ट ये हमारा होता है, ठीक है। नाउ जैसे आप जानते हैं जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो वो निकलता है वेसल्स के जरिए, जिनको आप कहते हो ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन किस्म की होती है, एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स एंड तीसरी होती है कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज जो होती है ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों जो होते हैं, अगर इनकी हिस्टोलॉजी का हम देखेंगे, आर्टरीज आप जानते हैं हार्ट से ही अराइज होती है और यूजुअली कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें एक्सेप्शन भी है, वो मैंने आपको कल बताया है। वेन्स जो होती है ये बॉडी टिश्यूज से अराइज होते हैं, बॉडी पार्ट से, और दिल में खत्म होती है और यूजुअली कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें भी जो है वो एक्सेप्शन है, वो मैंने कल आपको बताया है ना, पल्मोनरी वेन्स के बारे में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी मैंने बताई जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो कैपिलरी जो होती है ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के, ये टिश्यूज के पास प्रेजेंट होती है, वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। इनफैक्ट इनमें एक ही लेयर ऑफ सेल्स होता है, इनमें कोई मसल लेयर, उतनी मसल होती नहीं है, अंडरस्टैंड? नाउ
thin walled blood vessels which where exchange of materials occur between blood and body cells, जहां पर एक्चुअल मटेरियल्स का एक्सचेंज हो जाता है कैपिलरीज के पास, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, यही जिनको आप क्या कहते हो, कैपिलरीज। तो यहाँ पर एक टिश्यू होता है, जब टिश्यू को ब्लड सप्लाई करना होता है तो कैपिलरीज वहां पर बन जाती है। कैपिलरीज बहुत थिन वॉल्ड होती है, वो इस टिश्यू को सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, अगर इनकी हिस्टोलॉजी देखी जाए तो अगर एक आर्टरी की हिस्टोलॉजी में देखूंगा, एक आर्टरी जो होती है वो सबसे अंदर से, सपोज ये एक आर्टरी है, अंडरस्टैंड, तो ये एक आर्टरी का वाल है, तो अंदर इसकी स्पेस होती है, इसको कहेंगे हम ल्यूमेन, ठीक है। फिर सबसे बाहर में इसका एक जो है वो एपिथेलियम होता है, सबसे बाहर में एक एपिथेलियम होता है, असल में कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कंटेनिंग कोलेजन फाइबर्स, जिसमें कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस बाहर वाली कवरिंग को कहते हैं इन ब्लड वेसल्स के, इट्स कॉल्ड ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी मसल लेयर होती है, स्मूथ मसल, हाँ, इनवॉलेंट्री मसल जिसको आप कहते हो, स्मूथ मसल जो होती है, ये जो मसल होती है ये थिक होती है आर्टरीज में, और वेन्स में थोड़ी सी थिन होती है, और कैपिलरीज में इनफैक्ट प्रेजेंट ही नहीं होती है, वो बिल्कुल थिन वॉल्ड होती है, वहां पर जस्ट एक सेल लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बाहर से, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर स्मूथ मसल्स की एक लेयर होती है जिसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर में आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कैविटीज को लाइन करता है, इधर भी कैविटी है अंदर, तो इसको कवर करता है अंदर से एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग को कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंडोथेलियम, इसको कहते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम, a single layer of epithelium, a single layer of epithelial tissue, single layer of epithelial cells, है epithelial tissue, एक सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं एंडोथेलियम, क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। इट्स आल्सो कॉल्ड ट्यूनिका, इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटेमा, या मैं कहूँगा ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। तो ये आपको समझ आया हिस्टोलॉजी के बारे में, एक ब्लड वेसल इसकी बनी होती है, ठीक है। देन जब ये खून ब्लड वेसल्स के थ्रू ही चला जाता है, और जो है फिर फाइनली जो है वो कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई करता है मटेरियल बॉडी टिश्यूज को। तो डबल सर्कुलेशन होती है यहाँ पर, एक सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरी सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। देखो ये आपने 10th में भी पढ़े हुए हैं, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो इससे हमारा आज का जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन आप जानते हो, एक ऐसी सर्कुलेशन जिसमें हमारा दिल जो होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, इन दिस सर्कुलेशन जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कंप्लीट करता है अपना सर्किट, कंप्लीट करता है अपना सर्किट। कहां से कंप्लीट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां तक, राइट एट्रियम तक, राइट एट्रियम तक। कैसे क्या होता है ये मैं समझाऊंगा आपको। तो मैंने कहा सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ दिल जो है अपना ब्लड जो है अपना सर्किट कंप्लीट करता है, कहां से कहां तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक, ठीक है। देखो जैसा आप जानते हैं, अगर ये हमारा दिल है, 4 चैम्बर्स होते हैं इसके, तो ऊपर एट्रियम होती है, नीचे वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल आप जानते हो, सॉरी इट्स राइट, ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको कल मैंने बताया ना ब्लड निकलता है, कौन सा ब्लड निकलता है, इससे निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड चला जाएगा ब्लड किस आयोटा से,
इसको कहते हैं सिस्टमिक अयोर्टा, इसीलिए सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इट्स कॉल्ड ग्रेटर सर्कुलेशन, है मेजर सर्कुलेशन, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी पार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टमिक अयोर्टा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, फिर इसकी दो लिम्स हो जाती है, असेंडिंग अयोर्टा एंड डिसेंडिंग अयोर्टा, ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स को और नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए ऑल बॉडी पार्ट्स को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। अंडरस्टैंड, ऑल बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग लंग्स, इंक्लूडिंग हार्ट, दिल को खुद ब्लड की जरूरत होती है बाहर से, उसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना उसको, तो वह एनर्जी के लिए उसको अपनी सप्लाई जो है वो बाहर से खून की चली जाती है, मसल को जिंदा रखने के लिए, काम करने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ऑल बॉडी पार्ट्स को, टिप ऑफ योर फिंगर्स, सब तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, इसीलिए इसको ग्रेटर सर्कुलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से जो है खून निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये बॉडी पार्ट्स में क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से राइट आर्टरियम में, ठीक है। इट्स अ रूल, द ब्लड लीविंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट always comes back in the right atrium, and the blood that leaves from the right atrium of heart, right ventricle of heart, always comes back in the left atrium. Understand? Now सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक आर्टरी होती है जिसका नाम है ब्रैकियल आर्टरी, क्या कहते हैं उसको, ब्रैकियल आर्टरी। ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड खुद ले जाती है लंग्स को। देखो कंफ्यूज नहीं होना, एक तो लंग्स को खून जाता है राइट आर्टरियम वेंट्रिकल से, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उससे उनको न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगे, उससे उनको जो है क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन सप्लाई तो नहीं मिलेगी जिंदा रहने के लिए, क्योंकि लंग्स की सेल्स को खुद एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजनेटेड सप्लाई, ब्लड की सप्लाई चली जाती है ब्रैकियल आर्टरी से, वो भी इसका एक हिस्सा होते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में खून जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर राइट आर्टरियम तक अपना सर्किट कंप्लीट करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाती है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है ऑल बॉडी पार्ट्स को बाय मींस ऑफ सिस्टमिक अयोर्टा, और वो वहां से डीऑक्सीजनेटेड होकर राइट आर्टरियम में वापस आता है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा से। तो दूसरी सर्कुलेशन होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड जो होता है, कौन सा ब्लड बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंप्लीट करता है अपना सर्किट, कहां से जरा आप खुद बताओगे आप, सर्किट कंप्लीट करता है राइट वेंट्रिकल से, कहां तक कंप्लीट करता है, लेफ्ट आर्टरियम तक। अंडरस्टैंड? तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीट करता है अपना ब्लड, अपना सर्किट, कहां से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्टरियम। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप जानते हैं ये कहां चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है पल्मोनरी अयोर्टा से। पल्मोनरी इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, बिकॉज लंग्स आर आल्सो कॉल्ड पल्मोन्स, मैंने आपको पढ़ा है। पल्मोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, फिर ये पल्मोनरी अयोर्टा मैं कहूंगा, यस, ये पल्मोनरी अयोर्टा दो ब्रांच में डिवाइड होता है, left and right pulmonary arteries, understand, which supply deoxygenated blood to lungs. Why they supply? Because where exchange of gases occurs, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, और वहां पर ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड बन जाता है, ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहां से राइट वेंट्रिकल से खून निकलता है लंग्स के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से निकलता है, अयोर्टा से निकलता है लंग्स के लिए, वहां बन जाता है ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप जानते हैं वापस कहां आता है, लेफ्ट आर्टरियम में। किसके जरिए आता है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए। 4 पल्मोनरी वेन्स उसको वापस लाती है, 2 इधर से आती है, 2 यहां से आकर इधर ओपन होती है, इसमें पीछे से चल के, ठीक है।
तो इस तरह सर्किट इसका कंप्लीट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, एंड दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन है। बिल्कुल सिंपल है, अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक और सर्कुलेशन यहां पर आपको याद रखना है, ये आपकी एग्जाम में आ सकता है, जिसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। बहुत सी सर्कुलेशंस हमारे बॉडी के अंदर होती है। अब आपके बुक में जो है वो डबल सर्कुलेशन है, और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है और कोरोनरी सर्कुलेशन किसको कहते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको जरा बताऊंगा। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या होती है? यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, देखो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपने पढ़ा, फुट पाइप से लेकर आप स्टमक देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, एलिमेंट्री कैनाल से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां जाना चाहिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? जैसे मैंने अभी कहा आपको, ये हार्ट में चला जाना चाहिए, राइट आर्टरियम में। ठीक है ना, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए। अब यहां पर क्या होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एलिमेंट्री कैनाल से आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या काम करता है? ये चला जाता है लिवर में, लिवर के बाद लिवर से होकर फिर ये चला जाता है हार्ट में। ठीक है, अब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एलिमेंट्री कैनाल से आता है वो पहले लिवर में चला जाता है। लिवर में एक बड़ी सी वेन के जरिए, छोटी छोटी वेन्स मिलती है जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से आती है, और एक कॉमन वेन बनाते हैं, एक लार्ज वेन बनाते हैं, उसको कहते हैं पोर्टल वेन। क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। अब